नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजार आज और कल में। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रखनी है अब आपको स्ट्रेटजी। हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। साथ ही आज हमारे साथ है सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी का स्वागत करते हैं शो में। और पूरी रिसर्च टीम जो कि हमें अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए एक्सक्लूसिव रिसर्च और खबरों पर देंगी अपडेट। लेकिन सबसे पहले आज के बाजार का हाल आपको बता देते हैं। आज दिन भर हमने देखा सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ और उसके बाद 1.5 घंटे में बाजार में बिकवाली का दबाव बढ़ा। निफ्टी 110 अंक गिरकर 18,000 के ठीक नीचे बंद हुआ, तो निफ्टी बैंक 400 अंक लुढ़ककर 38,300 के पास। सेंसेक्स में भी 400 अंकों की गिरावट रही और ये 60,350 के नीचे जाकर बंद हुआ। आज ऑटो, आईटी और स्मॉल कैप को छोड़कर सभी सेक्टोरल इंडेक्स में गिरावट का ही रुझान नजर आया। एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से आज क्या संकेत मिल रहे हैं, आंकड़ों के लिहाज से समझते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 560 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, तो वहीं डीआईआईज की तरफ से 577 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े सामने आए हैं। आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि शुरुआत तेजी के साथ और फिर बाजार में मुनाफा वसूली की वजह क्या रही। भारतीय बाजारों के लिए कल ही की तरह का एक और ट्रेडिंग सेशन जहां शुरुआत मजबूती के साथ हुई और मजबूत शुरुआत के बाद धीमे धीमे मुनाफा वसूली हावी होती दिखी और आखिरी 1-1.5 घंटा बाजार पर फिर से भारी पड़ता हुआ नजर आया और दिन के निचले स्तरों के आसपास बाजार बंद होते दिखे एकदम अहम लेवल के नजदीक, और वो था 18,000, जहां पर बाजार बंद हुए 100 पॉइंट से ज़्यादा के नुकसान के साथ निफ्टी पर। चलिए निफ्टी पर तो फिर भी 18,000 के आसपास बंद हुए, मामला उतना ख़राब नहीं था, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ी सी कमजोरी ज़्यादा दिखी और 38,500 के नीचे काफ़ी लंबे समय बाद बैंक निफ्टी की क्लोजिंग होती दिखी है। तो 38,300 के आसपास बैंक निफ्टी का बंद होना थोड़ी और आगे कमजोरी बढ़ने के संकेत दे रहा है। तो ये तो बात हुई इंडेक्स की और दिग्गज शेयरों की। गिरावट में जाहिर सी बात है कुछ बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और रिलायंस का हाथ रहा और इसी वजह से इंडेक्स दबाव में दिखा। हालांकि ब्रॉडर मार्केट का मूड माहौल इतना खराब नहीं था। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दोनों तरफ काफ़ी ज़बरदस्त था। कुछ सेक्टर्स और कुछ स्टॉक्स ऐसे थे, मसलन मिड कैप आईटी शेयर जो अच्छी मजबूती में नजर आए, लेकिन कई सारे स्टॉक्स ऐसे थे जहां पर गिरावट भी तेज होती हुई दिखी। तो दोनों तरफ का एक्शन भरपूर बाजार में आज नजर आया। तो मिला जुला कारोबार, इंडेक्स पर कमजोरी, ब्रॉडर मार्केट ठीक, और इसकी वजह यह कि सुस्ती के संकेत दुनिया भर के बाजारों से। अमेरिका में बढ़िया तेजी के बाद अब वहां के बाजार थोड़े रेंज बाउंड हो चुके हैं। एफआईज की तरफ से न बड़ी खरीदारी होती दिख रही है, न जोर से बिकवाली। घरेलू फंड भी कमोबेश हल्की फुल्की खरीदारी कर रहे हैं। ट्रेडर्स वेट एंड वॉच के मूड में हैं। नतीजों का सीजन खत्म हो चुका है, तो कोई बड़े स्टॉक्स या फिर सेक्टर को लेकर क्लियर कट तेजी या मंदी का बड़ा रुझान बनता नहीं दिख रहा। इन सब के बीच में बाजार थोड़े ऊपर थोड़े नीचे दोनों तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। दिक्कत एक ही है कि जब लगातार 2 दिन तक दिन के निचले स्तरों पर आप बंद हो तो अगले दिन के लिए आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम होता है। तो ऊपरी स्तरों पर 18,000 के ऊपर बाजार में थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी है। बाकी संकेत ठीक है, कॉन्फिडेंस ही कम है। तो देखते हैं कल क्या कुछ होता है, लेकिन ओवरऑल आज का सेशन थोड़ा सा मुश्किल भरा, डे लो पर बंद होते हुए बाजार। अब कल के बाजार पर स्ट्रैटेजी भी अनिल जी से समझेंगे, उससे पहले आज सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन को और डिटेल में जानते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता है, जिन इनसे समझते हैं कि किन सेक्टर में कुशल आज सबसे ज्यादा एक्शन था और कहां पर सुस्ती दिखी। जी, तो आज के बाजार भी जो है कमज़ोरी का संकेत ही एक्चुअली डिफाइन करते हुए नजर आए। कल की तरह भी अगर आप जिस तरह के शुरुआती ट्रेंड देख रहे थे वहाँ पर तेज़ी थी, पर उसके बाद बाज़ारों में कंटिन्यूस फॉल हमें देखने को मिला आज के सत्र में भी। इनफैक्ट अगर आप देखें तो निफ्टी में गिरने वाले शेयरों की सूची में श्री सीमेंट, रिलायंस, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स में 3 से 3.5% तक की गिरावट हमें आज के सत्र में देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ जो स्टॉक सबसे ज़्यादा तेज़ी में थे, इनफैक्ट जो सेक्टर सबसे ज़्यादा तेज़ी में था वो था ऑटो स्पेस, जहां पर मारुति सुजुकी आप देखिए 7-7.5% तक की दमदार तेज़ी यहाँ पर क्लॉक इन होती हुई दिखी, फॉलोड बाय M&M, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉप। यहाँ पर सभी स्टॉक्स ने शानदार आउट परफॉर्मेंस दिखाई। इनफैक्ट अगर आप देखें तो बैंक्स यहाँ पर गिरावट थी, जिसमें कर्नाटका बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स 2.5 से 3% तक आज के सत्र में लूज आउट करते हुए दिखे। वहीं
वहीं फार्मा स्टॉक्स भी पीछे नहीं थे, यहाँ पर भी कंटिन्यूस फॉल आज के सत्र में देखने को मिला, जहाँ पर ग्लेनमार्क फार्मा, ग्लैंड फार्मा, कैडिला हेल्थकेयर जैसे स्टॉक्स पर दबाव देखने को मिला। इनफैक्ट ऑटो स्पेस में अगर आप देखें तो दिग्गज काउंटर्स तो अच्छी तेज़ी में थे ही, फॉलोड बाय वीएसटी टेलर्स, एसएमएल इजुजू, फोर्स मोटर्स जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी तेज़ी आज के सत्र में बाजार की गिरावट के विपरीत हमें देखने को मिली। इनफैक्ट सबसे बड़ा जो आज का कारण था जिसमें ऑटो स्टॉक्स सबसे ज़्यादा तेज़ी दिखा रहे थे, इनफैक्ट ऑटो एंसिलरी स्पेस की भी अगर आप बात करें तो जो सेमीकंडक्टर के इश्यूज थे पिछले 1-1.5 सालों से, वहाँ पर काफ़ी सप्लाई ईज ऑफ होती हुई दिख रही है। और उसके कुछ एक रिपोर्ट्स आने के बाद आप देखिए यहाँ पर तमाम स्टॉक्स जिसमें मारुति सुजुकी समेत मदरसन सुमी, भारत फोर्ज जैसे ऑटो एंसिलरी काउंटर्स में 6 से 7% तक की तेज़ी आज के सत्र में बनती हुई दिखी। और अंत में जी के हिट कॉल्स की बात करें तो M&M पर नितिन जी का कॉल था, इनफैक्ट भसीन साहब ने भी भारत फोर्ज पर आपको कॉल दिया था, वाटेक वाबाग आज सुबह अनिल सर ने भी आपको बताया था, और यहाँ पर 8 से 9% तक की भी दमदार तेज़ी देखने को मिली। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बाजार का जो मूड माहौल है वो वीकनेस की तरफ ही इशारा कर रहे थे, पर आज के जो स्टार परफॉर्मर्स निकल कर आए वो था पूरा का पूरा ऑटो स्पेस। चलिए, तो आज सेक्टर स्पेसिफिक हाल समझा, अब विकास सेठी जी का रुख करे थे। विकास जी, आज के बाजार पर आपकी राय, साथ ही अब कल के लिए ट्रेड के लिए कौन सा स्टॉक आप रेकमेंड करने वाले हैं और हफ्ते भर का नजरिया कहां पर रखने की सलाह? बिल्कुल स्वाति, देखिए जहां तक आज के बाजार का सवाल है, एक गिरावट के साथ आज बाजार बंद हुआ। 110 पॉइंट निफ्टी में गिरावट आई, पर्टिकुलरली लेड बाय बैंक्स और मेटल्स। बैंक्स में जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अच्छी खासी गिरावट थी, मेटल्स में भी हिंडाल्को वगैरह ने लीड किया, फिर रिलायंस में एक अच्छी खासी गिरावट थी और उसके कारण से हमने बाजार में दबाव देखा। बट इस दबाव के बीच में भी आईटी और ऑटो सेक्टर ने बहुत अच्छा किया। तो मुझे लगता है जहां निफ्टी में गिरावट थी, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ने आज उतना पार्टिसिपेट नहीं किया, वहां पे थोड़ी हल्की सी गिरावट देखने को मिली। बट मैं बाजार में सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक बुलिश हूं। मुझे लगता है ये जो गिरावट है खरीदारी करने का मौका है। और जहां तक मेरी कल की पिक का सवाल है, तो मैंने जो एक स्टॉक पिक किया कल के लिए, वो है पूनावाला फिनकॉर्प। आज ये स्टॉक 5% के सर्किट पे बंद हुआ है, 201 के आसपास। बट एक बहुत ही अच्छी कंपनी है ये। पहले मैग्मा फिनकॉर्प नाम से कंपनी जानी जाती थी, फिर इसमें अडेर पूनावाला जो कि सेरम इंस्टीट्यूट के चेयरमैन है, सेरम इंस्टीट्यूट जिसने कोविशील्ड का डेवलपमेंट किया एस्ट्राजेनेका के साथ, तो वो उन्होंने इस कंपनी को अब खरीद लिया है। तो मैनेजमेंट में बदलाव हो गया है और हाल ही में ब्लॉक डील के जरिए जो पुराने प्रोमोटर्स थे उन्होंने अपनी हिस्सेदारी और भी कम कर दी है, मतलब ऑलमोस्ट अब नेग्लिजिबल उनकी हिस्सेदारी है। बाकी एफआईएस डीआईएस अच्छी खासी हिस्सेदारी रखते हैं। मैं इस स्टॉक पे लॉन्ग टर्म पे भी बुलिश हूं। मुझे लगता है मैनेजमेंट बदलाव के बाद बहुत ही अच्छी ग्रोथ इस कंपनी में आने वाले सालों में देखी जानी चाहिए। बाकी कल के लिए भी ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कल वापस से 5% का सर्किट लगना चाहिए। 212 के मेरे टारगेट है कल के। स्टॉप लॉस रखना 195 रुपए का। और जहां तक मेरी पोजिशनल पिक का सवाल है, पोजिशनल पिक है एक मिड कैप आईटी स्टॉक। मिड कैप आईटी स्टॉक्स पर मैं बुलिश रहा हूँ। हाल ही में सोनाटा सॉफ्टवेयर को मैंने आज पिक किया, जो कि आज 863 के लेवल पे बंद हुआ है। 900 रुपए का मेरा इसमें पोजिशनल टारगेट है। स्टॉप लॉस रखना 840 का। एक सॉलिड कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, प्लेटफॉर्म लेड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के कारोबार में है। बाकी सितंबर तिमाही के नतीजे आए थे, नतीजे बेहद दमदार थे। 91 करोड़ का पैट डिक्लेयर किया, जो कि पिछले साल इस क्वार्टर में 57 करोड़ का पैट था। वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ता है, अपने हाइट से हाल ही में अच्छा खासा करेक्ट भी हुआ है। और बाकी अच्छी खासी एफआईआईस डीआईएस की हिस्सेदारी है। फिर बाजार के दिग्गज हेमेंद्र कोठारी जी भी अच्छी खासी हिस्सेदारी रखते हैं इस स्टॉक में। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदे। 900 रुपए का टारगेट है पोजिशनली और स्टॉप लॉस है 840। तो विकास सेठी जी के इंट्राडे पिक और साथ ही साथ उन्होंने जो पोजिशनल व्यू जिस स्टॉक पर दिया है, पूनावाला फिनकॉर्प में इंट्राडे पिक का सुझाव उनका खरीदारी, और सोनाटा सॉफ्टवेयर में पोजिशनल व्यू रखने की सलाह विकास सेठी की। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और खबर ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई है, जहां पर जल्दी चिप की चिंता से मुक्ति मिल सकती है। इस पर लगातार हमने कई शो भी किए हैं जी बिजनेस पर। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता है। कुशल सर, आप बताइए ऑटो सेक्टर के लिए अच्छी खबर क्या है ये? जी, तो आज पूरे ही दिन ऑटो स्पेस में काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने को मिली और काफ़ी अच्छी खासी रफ्तार जो है आज के सत्र में ऑटो एंसिलरी स्पेस भी पकड़ता हुआ दिखा। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे बड़ा रीज़न इसका यही मिला कि जो अक्टूबर महीना है उसमें मलेशिया का जो चिप उत्पादन है वो बढ़ता हुआ दिखा। इनफैक्ट अगर आप देखें तो अक्टूबर में ही मलेशिया की जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट्स हैं उसमें 100% मैन पावर जो है अब होती हुई दिख रही है। यानी कि अगर आप देखें तो जो चिप शॉर्टेज की इश्यूज़ चल
रहे थे पिछले 1-1.5 सालों से सभी ऑटो कंपनियों के लिए, वहाँ पर एक बड़ा सुधार हमें देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में जो कारों का उत्पादन है उसमें रिकवरी आ रही है। इनफैक्ट साथ साथ अगर आप वॉक्सवैगन की भी बात सुने तो वहाँ पर भी वही कह रहे हैं कि जो बेहतर चिप सप्लाई है उसके कारण अब उत्पादन जो है सिक्वेंशियली बढ़ता हुआ नजर आएगा, और साथ साथ टोयोटा भी दिसंबर तक अपना जो प्रोडक्शन लेवल है वो नॉर्मलाइजेशन पर आता हुआ नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली जिस तरह से स्टेटमेंट्स आते हुए दिख रहे हैं कंपनियों की तरफ से, और जो मलेशिया में चिप की कमी थी वहाँ पर जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है उससे डेफिनेटली काफ़ी सारी कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है। इनफैक्ट मारुति सुजुकी, जहाँ पर अगर आप देखें तो सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज की वजह से 50 से 60% तक यहाँ पर इनका आउटपुट जो है, प्रोडक्शन जो है गिरावट या टूटता हुआ दिखा था, वो अब फाइनली नॉर्मलाइज होता हुआ दिख सकता है। और कुछ आशंकाएं ये भी लगाई जा रही है कि नवंबर महीने में 1,45,000 से 1.5 लाख गाड़ियाँ जो है कंपनी वापस से प्रोड्यूस करती हुई दिख सकती है। तो डेफिनेटली ऑटो कंपनियाँ जो हैं अब फिर से फोकस में आ रही हैं, जिस तरह से सेमीकंडक्टर की दिक्कतें कम होती हुई दिख रही हैं। आइए और अभी की एक बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं, जो कि आईपीओ नियमों से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जिस पर लगातार जी बिजनेस पर हम आपको अलग अलग एक्सक्लूसिव खबर दे रहे थे और हमारी खबर पर मुहर भी लग चुकी है। सीधे हमारे सहयोगी तरुण शर्मा का रुख कर लेते हैं और आपको नटशेल में बता दें, आईपीओ में रकम इस्तेमाल के मकसद का नियम बदलने का प्रस्ताव है और अधिकतम 35% रकम ही इन ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए अब रखना संभव है। ये एक बड़ी खबर है आईपीओ नियमों के बदलाव से जुड़ी हुई। तरुण शर्मा का सीधे रुख कर लेते हैं बिना देरी किए हुए। तरुण, जरा बताएं, सबसे पहले जी बिजनेस की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है, आईपीओ नियमों से जुड़ी हुई ये जो बड़ी खबर है, जो बदलाव है, क्या है उसके मायने और सबसे पहले है क्या ये बदलाव? बिल्कुल चाहूंगा कि कल जी बिजनेस ने खबर दिखाई थी कि सेबी नई टेक्नोलॉजी जो कंपनीज है, न्यू एज कंपनीज हैं, उनके आईपीओ जो लेकर आ रहे हैं उनमें उन पे सख्ती बढ़ा सकता है और उस पर एक डिस्कशन पेपर आएगा। और आज सेबी ने अपना एक डिस्कशन पेपर इशू किया है, उसमें 3 बड़ी बातें करी हैं। पहला है कि जो कंपनीज बोलती हैं कि हम इनऑर्गेनिक ग्रोथ करेंगे और मतलब क्लियर नहीं करती हैं अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में कि वो कहाँ पैसा लगाएंगी, जो पैसा आईपीओ के थ्रू मार्केट से रेज कर रही है, उस पर सेबी एक लिमिट करना चाहता है। हाल में 25% एक होता है कि जनरल आप खर्चा कर सकते हैं आपके आईपीओ मनी का, उसको बढ़ा के वो 35% करना चाहते हैं। लेकिन वो 35% जो होगा उसमें 25% जीएसटी का होगा और 10% आपका ये कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ में जो आप पैसा लगाना चाह रहे हैं, जो अभी क्लियर नहीं है, वो हो सकता है। तो टोटल 35% पैसा आप लगा सकते हैं। ये एक चीज है, इस पे सेबी ने सुझाव मांगे हैं पब्लिक से, लेकिन इसके लिए भी मॉनिटरिंग बढ़ा दी है। जो 25% आप जो जीसीपी में जो पैसा लगा रहे थे उस पे अब मॉनिटरिंग बढ़ा दी है। सेबी ने कहा है इसको भी हम मॉनिटर करेंगे, जो अभी हम मॉनिटर नहीं करते थे। 2 चीजें हुई। तीसरी चीज जो है कि अभी जो ओएफएस आता है, ओएफएस में जो बड़े निवेशक हैं वो पूरा का पूरा अपना हिस्सेदारी आईपीओ में ओएफएस के जरिए बेच देते हैं। तो अब सेबी का ये मानना है कि जो 20% या 20% से ऊपर जिनकी हिस्सेदारी है और जिस कंपनियों में प्रमोटर होल्डिंग नहीं है या प्रमोटर नहीं है, तो उन कंपनीज में अब केवल 50% लोग ही या निवेशक ही 50% निवेशक अपना हिस्सा बेच पाएंगे। मतलब जो निवेशक है वो अपना 50% हिस्सा ही बेच पाएंगे, जो अभी 20% या 20% से ज्यादा की आपकी हिस्सेदारी है। इसके साथ साथ एक चीज और जो सेबी ने करी है वो है एंकर इन्वेस्टर को लेकर। अभी क्या होता है, आईपीओ आते हैं, उसे जब लिस्टिंग के 1 दिन 2 दिन पहले कंपनीज अनाउंस करती है कि हमारे ये एंकर इन्वेस्टर्स हैं, और जब लिस्ट हो जाते हैं उसके 30 दिन बाद उसमें हमने देखा कि कई इन्वेस्टर अपना हिस्सा बेच देते हैं। तो अब इसकी जो लिमिट जो 30 दिन है उसको 50 दिन करने की सेबी की मंशा है। ये डिस्कशन पेपर में सेबी ने सुझाव मांगे हैं कि क्या इसको 30 दिन से बढ़ाकर 50 दिन कर देना चाहिए। अब सेबी ऐसा क्यों करना चाह रहा है, इस पे हम बात कर लेते हैं। सेबी का साफ है कि जो न्यू टेक कंपनीज हैं, कई कंपनीज लॉस मेकिंग है, लेकिन एक बड़ा पैसा बाजार से लेकर जा रही है, और जो उनके जो ऑफर डॉक्यूमेंट होते हैं वो बिल्कुल क्लियर नहीं होते कि कहाँ पैसा वो खर्च करेंगे जो ये पैसा लेकर जा रही हैं। तो उसको अब सेबी अच्छे से मॉनिटर करना चाहता है, डिस्क्लोजर्स बढ़ाना चाहता है, और एक
एक कंडीशंस तैयार करना चाहता है जहां पे ये पैसा लगे, और यदि पैसा लग रहा है तो उसकी पूरी मॉनिटरिंग हो। तो ये सेबी का एक की मंशा है, और ये हमने बताया था कि प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी में ये डिस्कस हुआ था, और उसी के बाद अब सेबी ने इस पर डिस्कशन पेपर लेकर आए और 30 नवंबर तक पब्लिक को इस पर कमेंट करना। आइए अब आपको शो में बताते हैं कि कल के बाजार पर क्या रखनी है आपको स्ट्रैटेजी, और बाजार के लिए अहम संकेत बता रहे हैं अनिल सिंह भी। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, दो संकेत सबसे ज्यादा अहमियत वाले होंगे। पहला तो ये कि आज के सेशन में एफआईज के डेटा किस तरह के दिखते हैं। 2 दिनों से हल्की फुल्की खरीदारी के डेटा आ रहे हैं, उसके दम पर बाजार हरे निशान में दिख रहे हैं और 18,000 के ऊपर बने रहने में कामयाब भी होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अगर आज के सेशन के एफआईज की बिकवाली के बड़े आंकड़े आते हैं तो फिर कल बाजार के लिए 18,000 के लेवल के ऊपर टिक पाना काफ़ी मुश्किल होगा। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, ग्लोबल मार्केट्स संकेत सुस्ती के हैं, कोई बड़े एक्शन की उम्मीद है नहीं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में अगर डाउ नेस्डेक में कोई बड़ा मूव आ जाए ऊपर या नीचे की तरफ, तो वो बाजार का मूड बदलने का काम कर सकता है या फिर कमजोरी और बढ़ाने का भी। तो ग्लोबल मार्केट्स और एफआईज के डेटा, ये 2 बड़े ट्रिगर्स हैं जिनके दम पर बाजार कल अपना एक्शन दिखाएगा, क्योंकि जहां बंद हुए वो मेक और ब्रेक लेवल है। 18,000 के आसपास निफ्टी पर अगर कमजोर होना है तो यहीं से, और वापस से रिकवरी दिखानी है तो भी ये लेवल एकदम परफेक्ट है, बड़ा लेवल है, मनोवैज्ञानिक लेवल है। लेकिन जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, यह मामला थोड़ा सा गड़बड़ है। अब अगला सपोर्ट लेवल 37,900 38,000 के आसपास आता है, यानी कि यहाँ से 300-400 पॉइंट की कमजोरी की जगह 1% की कमजोरी की जगह बैंक निफ्टी के लिए खुलती हुई दिख रही है। और ऊपरी स्तरों पर अब बैंक निफ्टी के लिए 38,800 38,900 की रेंज ऐसी है जो रुकावट का काम करेगी। तो बैंक निफ्टी थोड़ा कमज़ोर है, निफ्टी कम कमज़ोर है, अहम सपोर्ट पर बंद हुआ है। कल का सेशन बाजार के लिए आगे की दिशा दशा तय करने की कोशिश जरूर करेगा। कल के बाजार का हाल जाना, कल क्या रखे स्ट्रैटेजी, आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ शो में शामिल एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। बताइए कल ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कहां पर रखी जा सकती है? या गुड इवनिंग। सो आज सेकंड हाफ में जिस तरीके से सेलिंग प्रेशर एक्सटेंड होते हुए दिखा, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही इंडेक्स में एक बड़ा सेलिंग सेकंड हाफ में देखने को मिला, और जिस तरीके से निफ्टी अब 18,000 के लेवल को भी एक बार ब्रीच करके उसके आसपास क्लोज हुआ है, तो हमें लगता है कल भी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर और एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। जिस तरीके से कॉल राइटर एग्रेसिव है 18,000 18,100 की स्ट्राइक पे, और अगर हम कल के सेशन में 18,000 के नीचे अगर ट्रेड करते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। तो 17,900 का पुट बाय करने की हम यहाँ पे सलाह देंगे, जो कि आज क्लोज हुआ है 45 के आसपास। इसमें हम मान के चल रहे हैं 65 से 70 रुपीज तक के अपसाइड के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें वीकनेस लग रही है मार्केट में, और उस वीकनेस को प्ले करने के लिए 17,900 का पुट बाय करना है 30 रुपए के स्टॉप लॉस से। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो आज मेटल स्टॉक्स में काफी सेलिंग प्रेशर एक्सटेंड होते हुए दिखा है। उसमें हिंडाल्को का स्ट्रक्चर जिस तरीके से वीक होते हुए दिख रहा है नियर टर्म चार्ट पे, हमें लगता है हिंडाल्को में भी यहाँ से और सप्लाई बनते हुए दिख सकता है कल के सेशन में, और यहाँ से स्टॉक लोअर साइड पे 430 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो हम हिंडाल्को में शॉर्ट करने की सलाह देंगे यहाँ पे 452 के स्टॉप लॉस से। तो हिंडाल्को में शॉर्ट करेंगे, और निफ्टी में शॉर्ट करने का ट्रेड पुट के थ्रू हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करने की सलाह देंगे। बहुत शुक्रिया राजेश जी शो में शामिल होने के लिए, और कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी आपने बताई, और विकास जी आपके पास आएंगे और जानेंगे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए कौन सी पिक आज आप लेकर आए हैं। बिल्कुल स्वाति, जो आज मैंने स्टॉक आइडेंटिफाई किया है लॉन्ग टर्म के लिए, वो आज जो सेक्टर फोकस में था ऑटो या ऑटो कंपोनेंट, उसमें से पिक किया है। सुब्रोस है स्टॉक का नाम, जो कि आज 379 के लेवल पे बंद हुआ है। एक सॉलिड कंपनी है ये, भारत की कार एयर कंडीशनर्स बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, जिसका एक डोमिनेंट 42% मार्केट शेयर है। फिर इस कंपनी की खास बात यह कि इनके जो टेक्नोलॉजी पार्टनर है डेंसो, जापान की कंपनी है, वो इसमें 20% हिस्सेदारी रखती है। फिर जो इस कंपनी के मेजर कस्टमर है मारुति, जिसमें आज हमने बहुत अच्छा उछाल देखा, उसकी पेरेंट कंपनी सुजुकी भी अराउंड 12% स्टेक ओन करती है। बाकी ये ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में एसी, कार एसीज बनाने वाली एक लीडिंग कंपनी। और जिस तरह से हम देख रहे हैं अब ऑटो सेक्टर चलने लगा है, आज जो मलेशिया से खबरें आई सेमीकंडक्टर चिप्स की जो शॉर्टेज है उसको एड्रेस कर रहे हैं वो,
तो मुझे लगता है ऑटो सेक्टर आने वाले दिनों में भी फोकस में रहेगा। और वैसे फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है और वैल्यूएशन के लिहाज से भी इस जो सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज के कारण सभी ऑटो सेक्टर में जो गिरावट आई, वैल्यूएशन के लिहाज से भी ये स्टॉक सस्ता लग रहा है। मुझे लग रहा है करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 500 रुपए। बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म के लिए सुब्रोस में खरीदारी की सलाह विकास सेठी जी की। बहुत शुक्रिया विकास जी, आप हमारे साथ आज के शो में शामिल हुए। तो फिलहाल बाजार आज और कल में बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का हो गया है, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।